अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, हम रीड करने वाले हैं उर्दू नावल जुनूनियत का नेक्स्ट पार्ट। ये सब लोग दिदम को इतनी अहमियत क्यों दे रहे थे, उसे तो सिरे से यही इस बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने खदाश से पूछा तो उसने कह दिया कि वो लोग जल्द से जल्द दिदम की शादी करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में उसे इतनी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। उसका दिल चाहा कि वो उसे जगा दे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, इसीलिए अपने आप को पुरस्कून करने की नाकाम कोशिश करते हुए बेड पर बैठ गई। जब इसका ध्यान सामने अलमारी की बाहर लगे इसके काले कोट पर गया था। खादाश वकील था, उसने वकालत की थी। उसकी इस कामयाबी से जेलस होकर ही तो इसने वकील बनने का ख्वाब देखा था। अपनी सोच पर वो नफ़ी में सारी लाती इसके सीने पर सर रख चुकी थी, जब खादाश ने इसके गिर्द अपनी बाहों का इशार बनाते हुए उसे उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया था। श्योर सर, आप बहुत अच्छे हैं। आपने दादा जान का इतना ख्याल रखा, उनके लिए खाना बनाया, उनके पास भी रहे, उनको मेडिसिन्स भी दी। आप बहुत अच्छे हैं। आई लव यू। तुम्हें मुझ पर सिर्फ तब प्यार आता है जब मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करता हूँ, वैसे नहीं आता। जब मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त देता हूँ तब तुम मुझसे प्यार जताती हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ तब तुम मुझ पर प्यार जताती हो, वैसे ही नहीं आता। यूँ ही बैठे बैठे तुम्हें मुझ पर प्यार नहीं आया, और मैं हूँ जो ज़िंदगी के एक एक पल, एक एक लम्हे के मैं तुम्हें चाहता हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो आपसे सच्ची सच्ची में बहुत प्यार करती हूँ। हर वक्त आपको ऐसा क्यों लगा। वह अपने झुमके उतार कर वहीं टेबल पर रखती थे, चेंज किए बिना इसके बिस्तर में आकर घुस गई थी। क्योंकि तुम ऐसे ही तो मुझे बताती ही नहीं, सिर्फ तब ही बताती हो जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। उसकी कमर के गिरते बाजू हाल करते हुए उसने उसे अपने साथ ले गया था। हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये तो बहुत गलत बात है ना। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से तो आपको लगेगा कि मैं सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्ची आप बताएं, मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। अपने स्मार्ट दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वो इसी से सवाल करने लगी थी। अब उसे साबित तो करना ही था कि वो इससे बहुत प्यार करती है, वरना वो कुछ भी समझ सकता था। ये तो तुम सोचो कि तुम मुझे कैसे बताओगी। अभी तो मुझे नींद आ रही है और तैयार रहना। याद है ना, कल डेट पर जाना है। वो बेड पर लेटते हुए उसे याद करवा गया था। हाँ, कल डेट पर जाना है और कल डेट पर मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। उसने जैसे चैलेंज दिया था। यह शाम ने मुस्कुराकर हामिद गर्दन सर हिलाया, जबकि वो अब ये सोच रही थी कि वो ऐसे कैसे उसे कैसे बताएगी। क्या बात है, मेरी खूनख्वार बिल्ली का मूड ख़राब है। खदाश फजर की नमाज़ पढ़ के वापस घर आया तो उसे बेड पर उदास बैठे देखा। मैं रात से आपसे बात करना चाहती थी, शुक्र है आप मुझे मैसर तो हुए। जाने मन, हम तो सिर्फ आप ही को मैसर हैं। हुक्म करें, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लबों को चूमते हुए वो उसे अपनी धड़कनों के साथ लगा था, अपनी मनमानी पर उतर आया। खदाश, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो बेचैनी से इसकी गर्म सांसों को खुद से दूर करते इसका चेहरा थाम चुकी थी। तो तुम करो अपनी ज़रूरी बात, मुझे भी ज़रूरी काम करना है। इसके हाथ को अपने हाथ में कैद करते हुए वो अपना चेहरा इसकी गर्दन में छुपाता जा बजा अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा। ऐसे कैसे करूं बात, आप तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। दिलछीम शिकवा कर गई। खदाश ने हैरानगी से इसके सुर्ख चेहरे को देखा। आपके चेहरे की रौनक हम ही से है मोहतरमा। ये हसीन रंग और रूप हमने हित बख्शे हैं आपके सीन चेहरे शराबी को। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि हम आपका ध्यान नहीं देते। हमारा तो एक एक पल आपकी याद में गुजर जाता है। उसे अपने करीब करते हुए वो मुकम्मल इससे कैद करता जा रहा था। घर में आपकी दूसरी शादी की तैयारी चल रही है और आपका रोमांस ख़त्म नहीं हो रहा। वो इसके बेबाक लबों पर हाथ रखती उसे बहुत पते की बात बता रही थी। दिलशिम, घर में कोई शादी नहीं हो रही मेरी दूसरी, तो हरगिज़ नहीं हो रही। तुम बेकार में तुम परेशान हो। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और दूसरी शादी क्यों करूँगा। दिमाग ख़राब है तुम्हारा। क्यों फिजूल की बातें सोच सोच कर अपना और मेरा ये खूबसूरत वक्त बर्बाद कर रही हो। आज बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में जाना है मुझे, और तुम्हारे साथ ये वक्त गुजार कर मैं आराम सुकून से कोई और टेंशन नहीं पालना चाहता। इसीलिए अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए। लेकिन सब लोग कह रहे हैं दीदम की शादी हो रही है और सब लोग आपके लिए बेहतरीन बीवी दूसरी शादी कर लूँगा। मैं कोई बच्चा हूँ जो किसी भी कहने पर दूसरी शादी कर लूँगा। दीदम की शादी हो रही है, होने दो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि घर में शादी का माहौल होने वाला है।
और वैसे भी जल्दी मुमकिन है कि वो इस घर से भी चली जाए, तो तुम्हारा सबसे बड़ा मसला तो इसके जाने से ही हल हो जाएगा ना, जलन का। उसने शरारत से उसे देखते हुए कहा तो दिशेम उससे घूरा था, जिस पर गौर अपने अपने कानों को हाथ लगाते हुए वो इसके चेहरे पर झुक गया। मैं इससे नहीं जलती, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे मुझ में जलन पैदा हो, और वो आपको देखती है मुझे तो अच्छा नहीं लगता। आप तो सिर्फ मेरे हो ना, वो क्यों देखती है आपको? वो मुँह सोरे बड़े लाड से इसका प्यार सब गर्दन पर वसूल कर रही थी। खुद देखती नहीं हो, किसी को देखने नहीं देती बीवी, तो देखती हूँ तो आपकी नीयत ख़राब हो जाती है ना, देखना बेहतर है मेरी मासूम जान के लिए। वो हंसते हुए उसे चिढ़ाने लगी। तुम्हारी मासूम जान की तो ऐसी की तैसी, ये केस ख़त्म हो जाए तो कहीं घूमने चलेंगे। उसने फैसला सुनाया था। जी नहीं, मैं दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँगी। आपने वकालत शुरू की है तो मैं क्यों पीछे रहूँ, आपके ख़िलाफ़ केस लड़ूँगी। आए कितना मज़ा आएगा ना, हम अदालत में बहस किया करेंगे। वो अभी से ही फ्यूचर के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, जबकि ख़ादा ये सोच रहा था कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वकील बनना चाहती है या इसे लड़ने के लिए। क्यूटी, इधर नीचे मत जाना, पहले भी तुम्हारी वजह से मैंने जंगल में रात गुजारी थी। खुद तो मैडम वापस आ गई और मुझे इस आदमी के साथ लगा दिया। क्या मेरी तारीफ़ हो रही है? वो शायद इसके पीछे पीछे ही आ रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं घूमने जाना चाहती हूँ तुम्हारे बिना, तुम फिर भी मेरे पीछे आ गए। हद होती है चिपकू पौने के। वो मुंह बनाकर बोली। चिपकू पौने? इसने इस लफ्ज़ के मतलब को समझना चाहा था। हर बात आगे पीछे लगे रहने को कहते हैं। उसने बरसात अल्फाज में मतलब बताया था, जिस पर वो समझने वाले अंदाज में हाँ में सारे ला गया। टाइगर, अपनी बहन का ख्याल रखने में तुम्हारी मम्मी को घुमा कर लाता हूँ, उसने टाइगर को देखते हुए कहा था। जब अगले ही लम्हे टाइगर क्यूटी को पट्टे से पकड़कर भाग निकला, जबकि रिदम तो चलाते हुए इसके पीछे भागी थी, लेकिन वो पहले ही इसका हाथ थामकर उसे पहाड़ी से नीचे जाने वाले राह की तरफ ले गया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? कि मीन इंसान तुम्हारा वो कुत्ता मेरी क्यूटी को खा जाएगा? अरे कुछ नहीं क्या होता, तुम्हारी क्यूटी को मेरा टाइगर अपनी बहनों की तरह इसका ख्याल रखता है। हमारा रिश्ता तो तुम सुधारने नहीं दे रही, इन दोनों का तो सुधरने दो, वो इल्तिजाई अंदाज में बोला था। मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ घूमने नहीं जाना, वो अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली थी। बस करो यार, कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? मेरे ख्याल में अब बहुत हो चुका है, हमें अपने रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। वो तंग आकर बोला था। उसका इस तरह से हाथ छुड़वाकर दूर जाना उसे अच्छा न लगा था। हमारे बीच कभी कुछ ठीक नहीं होने वाला शाज़म शाह, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करने वाली, समझे तुम? और अब मेरे पीछे मत आना, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वो गुस्से से कहती पहाड़ी रास्ते से नीचे की तरफ जाने लगी थी, जबकि वो भी उसे थोड़े वक्त अकेले देने का सोचता वापस होटल की तरफ जाने लगा। वो नीचे की तरफ जाते ये सोच रही थी कि वो किस तरफ जाए। जब उसे एहसास हुआ कि इसके पीछे कोई आ रहा है, उसने मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, पर गुस्सा आया। वो इसका पीछा कर रहा था। शाह तुम इस काबिल ही हो ही नहीं कि तुम पर एतबार किया जा सके। मैंने कहा मैं अकेली जाना चाहती हूँ, तुम समझ में नहीं आ रहा। क्यों आ रही हो मेरे पीछे? वापस जाओ। अब तुमसे शादी कर ली है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त मेरे सर पर सवार हो रहोगे। जहर लगते हो ऐसी हरकतें करते हुए, छिछोरे आशिक ना हो तो। वो गुस्से से कहती आगे बढ़ने लगी थी, जबकि उसे पीछे से कोई आवाज़ आए तो उसे यही लगा कि वो वापस जा चुका है। नीचे की तरफ कोई भी नहीं था, बस एक आबशार बह रही थी। जैसे इस पहाड़ी और ख़ासकर इस होटल की खूबसूरती की वजह कहा जाए तो गलत ना था। वो जब पिछली दफ़ा यहाँ आई थी तब इस तरफ बहुत सारे लोग सैर व तफरीह के लिए आए थे, लेकिन आज शायद सबको ही सर्दी लग रही थी। रिदम मुस्कुराती हुई इस आबशार को देखने लगी थी। वो बेहद हसीन थी, कोई भी इस नज़ारे को देखता तो इसके हुस्न में खो जाता। इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए अपने आप ही इसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। जब अचानक उसे अपने पीछे कोई महसूस हुआ, उसने एक लम्हे में ही सोच लिया था कि वो कौन हो सकता है। उसने मुड़कर देखा तो शाज़म नहीं था, बल्कि कोई शख्स था जिसने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। ये कौन था वो हरगिज़ नहीं जानती थी, लेकिन इसके हाथ में मौजूद चाकू इस बात का गवाह था कि वो इसका दोस्त या हमदर्द हरगिज़ नहीं था। उसने चाकू को उठाया और इस पर हमला करने की कोशिश की थी।
रिदम की चीख पूरे जंगल में गूंजी थी। इस शख्स को पीछे धक्का देते हुए अपनी जान बचाने की खातिर वो ऊपर की जानिब भाग रही थी। वो जितना हो सके इतनी तेज़ी से भाग रही थी। जब शाहजहां तेज़ी से अपनी तरफ भागते हुए आता नज़र आया, वो अगले ही लम्हे इसके साथ जा लगी थी। शाहजहां, वो आदमी मुझे मारना चाहता है, वो कांपते हुए इससे कह रही थी, जबकि वो परेशानी से इसकी हालत देख रहा था। ये क्या, कौन था, बताओ मुझे। रिदम, प्लीज़, मैं हूँ यहाँ, वो परेशानी से इससे पूछ रहा था, जबकि टाइगर वहाँ जाकर हर तरफ देख रहा था, लेकिन वो मायूस ही लौटकर वापस ऊपर की तरफ जाने आने लगा था। कौन था, बोलो। रिदम, बताओ मुझे, क्या तुम जानती हो उसे क्या कह रहा था, क्यों आया था, बताओ मुझे, और ये चोट कैसे लगी तुम्हें। उसने इसके बाजू से बहते खून को देखकर पूछा, जहाँ पर छुरी से वार किया गया था। सरदार था, वो सरदार था शाहजहां, वो सरदार ही था। मैं पहचान सकती हूँ। उसने मेरे बाबा को मारा, मेरी मामा को मेरी आंखों के सामने मारा। वही था, वो मुझे भी मारने आया था, वो मुझे भी मार डालेगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो उसे अपने साथ लगाए वापस ऊपर की तरफ जाने लगा था। उसका पूरा वजूद कांप रहा था, उसकी हालत बिगड़ रही थी। कमरे में आने के बाद भी इसकी हालत ना संभली थी। उसे बेड पर लिटाते हुए वो उस पर कंबल डाल चुका था। वो उसे अपने करीब से उठने नहीं दे रही थी। उसका डर वो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था। वो मौत के मुंह से वापस आई थी। अगर वो शख्स इसके चीखने से पहले ही इस पर वार कर देता तो वो उसे खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अभी तो वो ठीक से अपनी मोहब्बत को हासिल तक न कर पाया था। कौन था वो शख्स जिसने ये हरकत की थी? ये सरदार। ये तो उसे तब ही पता चल सकता था जब रिदम रिलैक्स होती। वो रिदम को रिलैक्स करना इस वक्त इसके लिए काफ़ी मुश्किल था। वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि अब तक कांप रही थी। रिदम, प्लीज़, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा था, फिर सोचा टाइगर और टिक्की को देख लेता हूँ। तुम्हें थोड़ी देर अकेले वक्त देने के बारे में सोचकर मैंने गलती की थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। हम सुबह होते ही वो पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। अगर इस आदमी का तलब यहाँ कहीं से भी हुआ तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। वो उसे प्यार से समझाते हुए कह रहा था, लेकिन रिदम तो उसे कुछ और ही बता रही थी। वो सरदार था, मैं उसे जानती हूँ। मैं उसे पहचानती हूँ। वो 1000 नकाब पहनकर आए, फिर भी उसे पहचान लूँगी। उसने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ बाप का कत्ल किया था। उन्हें धोखे से अपने साथ लेकर आया था। वो जानता है मैं उसे पहचानती हूँ, इसीलिए वो मुझे मारने आया था। वो मुझे मार डालेगा, मैं जानती हूँ, और वो मुझे मार डालेगा। शाहजहां, प्लीज़, तुम मुझसे दूर नहीं जाना। वो इसके सीने से लगती इसकी मिन्नतें कर रही थी, जबकि वो तो खुद भी इससे कहाँ दूर जाना चाहता था। उसे अपने साथ लगाए हुए इसके सर्द पड़ते जिस्म को सहलाने लगा था। उसका डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से इसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। मैं कहीं नहीं जाऊँगा तुमसे दूर, तुम रिलैक्स हो जाओ। उसे अपने साथ लगाते हुए उसने इस पर ठीक से कंबल उड़ाया था। हमें यकीन नहीं आ रहा खदाश कैसा ऐसा कर सकता है। वो हमारे खिलाफ केस लड़ रहा है, वो भी इस आदमी के हक में जिसने हमारे पोते का कत्ल किया। वो बेहद गुस्से में थे। थोड़ी देर में कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली थी जब उन्हें पता चला कि आरम का केस खदाश के हाथ में है। दादाजान, प्लीज़, आप परेशान मत हों। आप इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हैं? कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अगर खदाश ने इस केस में हाथ डाला है तो ज़रूर उसके पास कोई सबूत होगा, कोई वजह होगी, वरना वो कहाँ इंटरेस्ट लेता है। और अब तो हमारा इस फैमिली के साथ है, फैमिली रिलेशन है, हम बिगाड़ नहीं सकते। जरयाम ने समझाने की कोशिश की थी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? अगर इन लोगों के साथ हमारी ख़ानदानी ताल्लुकात हैं तो हम इस बात को नज़रअंदाज कर दें कि हमने अपना पोता खोया है? हमारा पोता मरा है जरयाम, हम इस बात को भूल नहीं सकते। हम किसी कीमत पर अपने पोते के कातिल को आज़ाद नहीं होने दे सकते। किस बिना पर खदाश ये केस लड़ रहा है? क्यों कर रहा है वो ऐसा, जबकि वो जानता है कि वो आदमी एक कातिल है? जी बिल्कुल शाह साहब, आप ठीक कह रहे हैं। वो आदमी कातिल है आपके पोते का। क्या है उसने किया है उसने? लेकिन यूं ही सज़ा देना इंसाफ तो नहीं। पहले हम इसके बारे में सब कुछ पता तो करवाना चाहिए ना। उन्हें अपने पीछे से खदाश की आवाज़ सुनाई दी थी। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे पोते का कत्ल उसने नहीं किया या वो बेगुनाह है? क्यों लड़ रही हो तो
हो ये केस, जबकि हकीकत से तुम भी वाकिफ़ हो। उस दिन तुम्हारे साथ ही उसने घोड़े की रेस की थी ना, जिसमें वो हार गया था। फिर वो अपने दोस्तों के साथ डेरे पर गया था, वो जहाँ इस बदबख्त ने हमारे पोते की जान ले ली थी, और फिर भाग गया था। आज उसे इसके की सज़ा मिल रही है तो तुम हमारे बीच आ रहे हो। शाह साहब, मैं आपके बीच में नहीं आ रहा, मैं सिर्फ इसके हक़ में दलाइल दूंगा। अगर मेरी बात आपको ठीक लगी तो ठीक है, लेकिन एक तरफ़ा फ़ैसला मैं होने नहीं दे सकता। उससे गलती हुई है जो वो मौका वारदात से भाग गया। उसके अलावा उसने और कोई गलती नहीं की, और ये बात मैं साबित करूँगा। बाकी कुछ गलतियाँ आपकी तरफ से हुई हैं। आपने अरम की बहन को अपने पोते के साथ बनी किया। बेशक ये निकाह था, लेकिन ये एक ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी थी, और मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कानून हमें ऐसा कुछ भी करने की इजाज़त देता है। और ज़रियाम को देखते हुए बोल रहा था, क्या मतलब है तुम्हारी इस बकवास का? इस केस में कहीं पर भी मेरी बीवी का नाम नहीं आना चाहिए। वो उससे घूरते हुए बोला था, केस खुल ही गया है तो अब सारे नाम सामने आएंगे। लड़की से भी उसकी मर्ज़ी पूछी जाएगी, और इस रोज़ ज़ोर ज़बरदस्ती के रिश्ते में इस पर जो जुल्म हुए, इस सब का हिसाब आपको देना होगा। डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन सकता है। वो अभी बता ही रहा था जब पीछे से एक आदमी काले कोट में आकर इससे पूछ के कुछ कहने लगा। दादा जान तो गुस्से से अंदर की तरफ जा चुके थे, जबकि ज़रियाम अब तक उसे घूर रहा था। इसकी घुरियों को नज़रअंदाज करता खदाश अपना सारा ध्यान पेपर की तरफ लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़रियाम की नीली आंखों को इग्नोर करना इतना आसान ना था। तू मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेगा? इसके काले कोट को पकड़कर इसने अपनी जानिब खींचा था। अरे यार, क्या कर रहा है? स्त्री खराब हो जाएगी। ये सारी हरकतें ना तू भाभी के साथ किया कर, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ। और ये गोरियाँ शोरियाँ भी भाभी पर ही डाला कर, मुझे फजूल में डराने की ज़रूरत नहीं है। वो इसके सीने पर हाथ रखता उसे पीछे करते हुए अंदर चला गया था, जबकि ज़रियाम अपने हाथ पर मुक्का मारकर इसके पीछे ही आया था। जज साहब, ये केस बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इस शख्स ने कत्ल किया है और ख़ुद इसने अपना जुर्म कबूल किया है। उस शख्स के कत्ल करने के पीछे कोई वजह नहीं थी, बस अपने दोस्त से जलन और हसद की वजह से। इसकी दौलत और जायदाद की वजह से उसने एक हंसते खेलते इंसान की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। एक मासूम बच्ची को यतीम कर दिया, एक मासूम सी लड़की को बेवा कर दिया। ऐसे शख्स को आज़ाद घूमने का कोई हक़ नहीं है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मुखालिफ वकील आरिफ साहब तकरीबन 15 मिनट से बोले जा रहे थे, और अरम बिल्कुल खामोश खड़ा था और खादाश की खामोशी से सुन रहा था। जितना उसने इस वकील का नाम सुन रखा था, उसे लगा था कि उसे काफ़ी बहस करनी पड़ेगी इस केस को जीतने के लिए, लेकिन अब यहाँ बैठे बैठे वो बदमज़ा होने लगा था। अब उसको अंदाज़ा हो चुका था कि ये केस इतनी बहस वाला है ही नहीं। वकील बार बार एक ही बात दोहराई जा रहा था कि अरम को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। किसी लड़ाका औरत की तरह वो कभी बाकर की बीवी को बीच में घसीट लाता तो कभी इसकी बच्ची को। हालांकि खदाश बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि बाकर की तलाक काफ़ी साल पहले हो चुकी थी, और बाकर की शादी ज़रियाम की बहन से हुई थी। वकील 15-20 मिनट बोलकर आराम से ऊपर बैठ गया था। जज साहब को फैसला करने में मुश्किल तो नहीं थी, लेकिन अगर वो यहाँ बैठा था तो मतलब साफ था कि वो तो काला कोट पहनकर तमाशा देखने हरगिज़ नहीं आया था। वकील साहब ने उसे अपना दोस्त मुखातब करते हुए उसे कुछ कहने के लिए छूट दी थी, जब जज साहब ने भी उसे कुछ कहने की इजाज़त दे दी। शुक्रिया माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त आरिफ साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही है। बाकर का बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया, और किसी भी ख़ानदान के लिए ये बात बड़ा धचका साबित हो सकता है कि इनका जवान बेटा इस तरह से मारा गया। मैं समझ सकता हूँ कि ये इन सब के लिए बहुत तकलीफ़देह होगा, लेकिन ये बार बार अरम को कातिल कह रहे हैं, उसे दरिंदा सिर्फ और पता नहीं क्या क्या कहने की कोशिश की जा रही है। वकील साहब को लगता है कि मैं इस केस में बेवजह ही इंटरफेयर कर रहा हूँ, हालांकि ये मुकदमा बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। कातिल खुद अपना जुर्म कबूल कर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बातें गौर करने लायक हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस दिन हुआ क्या था। ऐसा क्या हुआ था कि अगर अरम को उसे गोली मारने की ज़रूरत पेश आई थी, बल्कि वो बाकर का बहुत अच्छा दोस्त था और हमेशा इसके साथ साथ रहता था, यहाँ तक कि बाकर उसे अपना बेस्ट फ्रेंड भी कहा करता था। तो फिर ऐसा क्या हो गया अरम, जो आपको ये कदम उठाना पड़ा? खदाश वहाँ मौजूद हर इंसान को नज़रअंदाज किए सिर्फ अरम से सवाल जवाब करने लगा था। मेरी और बाकर की दोस्ती 3-4 साल पुरानी थी। वो घोड़े की रेस में खदाश का आज़मी को हराने का ख्वाब देखता था।
उसे यकीन था वो ऐसा ज़रूर करेगा। इसका जुनून उसे बुरी तरह इस बात पर उकसाता था कि वो हार नहीं सकता। उसे यकीन था कि वो इस बार जीत जाएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस दफ़ा हार इसका मुकद्दर नहीं बनेगी, जिसकी वजह से इस रेस के दरमियान में बेईमानी करने का फ़ैसला किया गया। इस बेईमानी में हम सब दोस्त इसके साथ शामिल हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी आपसे मेरा मतलब है, ख़ादाश काज़मी से जीत ना सका और इस बात का अफ़सोस ही उसे पागल कर रहा था। अरम के बाकर की बेईमानी कबूल करने पर ख़ादाश के लबों पर तबस्सुम बिखरा था और बेईमानी से भी हराया नहीं जा सका था। वो गुस्से से आपे से बाहर हो गया था और हम सब ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि ये सिर्फ एक खेल था जिसमें हार जीत एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए मैंने इससे गुस्से से कह दिया कि ख़ादाश काज़मी को हराना इसके बस की बात ही नहीं है। इसी बात पर इसने पिस्तौल निकालकर मुझ पर वार करने की कोशिश की थी। वो ख़ादाश को मारने के लिए जाना चाहता था। हम सब उसे रोक रहे थे। मैं भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। वो नशे में धुत था। हमें यकीन था कि अगर हमने उसे ना रोका तो वो ऐसा कर गुजरेगा। उसका दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो गया था। मुझे बंदूक चलाना आती ही नहीं थी। मैंने तो कभी पिस्तौल हाथ में नहीं ली थी, तो कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है। मैं बस उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। जब गोली चली तो पिस्तौल इसी के हाथ में थी। मैं नहीं जानता मुझसे ये सब कैसे हो गया, लेकिन वो मेरे हाथों मारा गया। जिस बात का अफसोस मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। वो एक-एक बात उन्हें बताए चले जा रहा था, जबकि वहाँ मौजूद सब लोग सिर्फ उसे सुन रहे थे। ये तो मनगढ़ंत कहानी है। असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हकीकत ये थी कि ये असद का शिकार था और ये मेरे काबिल दोस्त से मेरे ख़्याल में आपको आपकी बात पेश करने का मुकम्मल मौका दिया गया था। आपको इस तरह बीच में दखल-अंदाज़ी करने का कोई हक़ नहीं। ख़ादाश ने ना जाने इस वकील की हर दखल-अंदाज़ी को किस तरह से उसे सहा था। उसने कहा तो वकील से था, लेकिन वो देख जज साहब की तरफ रहा था, जिस पर जज साहब ने भी उसे खामोश रहने की ताकीद की थी। जी तो अरम, आपने क्या कहा कि ना तो आपको गोली चलाना आती थी और ना ही आपने इससे पहले पिस्तौल कभी हाथ में ली थी, और मेरा नहीं ख्याल कि पिस्तौल चलाना या किसी का कत्ल करना कोई अनाड़ियों वाला काम है। फिर आप ये बताएं कि अगर ये जो बात आप बता रही वो हकीकत है, तो आप वहाँ से भाग क्यों गए थे? मेरे दोस्तों ने कहा था। वो सब लोग कह रहे थे कि मैं बच नहीं पाऊँगा, मेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो घबराहट में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। दोस्तों के मशवरे पर अमल करते हुए मैं वहाँ से भाग निकला था। इतना अर्सा वही लोग मुझे पैसे वगैरह भेजते रहे। मैं जितना भाग सकता था इतना भागा, लेकिन ये सब कुछ मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया था, क्योंकि जैसी छुप आकर ज़िंदगी में गुजार रहा था, इससे तो बेहतर जेल की कैद थी। हकीकत में खुद को इस बात के लिए माफ़ नहीं कर पा रहा था कि मेरे हाथों एक जीता जागता शख्स मौत के घाट उतर गया। वो ज़र जो गए बोल रहा था। ख़ादाश ने सिर्फ इसके झुके सर को देखा था। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई देखी थी।